कर्म संग्राम की इस अद्भुत सफर में आप सभी का स्वागत है। कर्म संग्राम के इस महाकथा की शुरुआत में ही हमें कर्म सत्ता के कई रूप दिखने वाले हैं। गुणसेन और उसके मित्रों का क्रूर उत्पीड़न और महाजन नगर श्रेष्ठी आदि की चिंता से भरा यह भाग सुनते ही हमारा हृदय करुणता से भर जाएगा। तो चलिए पुरोहित पुत्र की करुण वेदना की कल्पना से अपने हृदय को करुणता से भरने हेतु कर्म संग्राम के इस अद्भुत सफर में प्रवेश करते हैं। महाराज, प्रजा में काफी विक्षोभ एवं असंतोष पैदा हो गया है। नगर श्रेष्ठी प्रिय मित्र ने महाजन की ओर से बात का प्रारंभ किया। क्यों? असंतोष और विक्षोभ पैदा होने का कारण क्या है? महाराज पूर्णचंद्र ने शांति से महाजन को पूछा। महाराज, राजकुमार गुणसेन पिछले कुछ अरसे से पुरोहित पुत्र अग्निशर्मा का क्रूर उत्पीड़न कर रहे हैं। उस बच्चे का शरीर बेडौल है, बदसूरत है। बच्चे अगर ऐसे लड़के को देखे तो उनका हंसना, चिढ़ाना, मजाक करना यह स्वाभाविक है, पर इसलिए नगर के महाजन को यहाँ मेरे पास शिकायत लेकर आना पड़े, यह समझ में नहीं आता। महाराज, बात इतनी होती तो हमें यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी, पर बात इतनी ही नहीं है, वरन काफी हद तक बढ़ गई है। बिना इजाजत के पुरोहित के घर में घुस जाना, पुरोहित एवं उनकी पत्नी को डराना, धमकी देना, जोर जबरन उनके पुत्र अग्निशर्मा को उठा ले जाना, गधे पर बिठाना, कांटे का ताज पहनाना, सुपड़े का छत्र रखना, ढोल कांसे बजाकर पूरे नगर में उसका जुलूस निकालना, फिर अग्निशर्मा को रस्से से बांधकर कुएं में उतारना, उसे डुबकियां लगवाना। महाराज, यह हद हो रही है। यह तो एक नमूना बताया है उत्पीड़न का। ऐसे तो कई कारनामे हैं राजकुमार एवं उनके दोस्तों के। राजकुमार पाश्विक आनंद मना रहे हैं, जबकि पुरोहित एवं पुरोहित पत्नी पुत्र की घोर कदर्थना पीड़ा से दुखी दुखी हो गए हैं। नगर श्रेष्ठी, तुम्हारी कही हुई बात अत्यंत गंभीर है। राजकुमार का ऐसा बर्ताव दुष्टतापूर्ण है। मैं उसे उपालंब दूंगा और अब अग्निशर्मा का उत्पीड़न न हो वैसी सूचना देता हूँ। तुम सब मेरी ओर से पुरोहित यज्ञदत्त को आश्वासन देना, भविष्य में जिसे प्रजा वत्सल राजा होना है उसे इस तरह की हरकतों से दूर रहना चाहिए। महाराज के शब्द को सुनकर महाजन आश्वस्त हुए। महाराज पूर्णचंद्र ने महाजन का उचित सत्कार करके विदाई दी। महाजन को विदा करके महाराज स्वयं रनिवास में पहुंचे। वृद्ध कंचू की नौकर ने रनिवास में जाकर महारानी कुमुदिनी को समाचार दिया कि महाराज पधारे हैं, और रानी तुरंत रनिवास के द्वार पर पहुंची। महाराज का स्वागत किया और महाराज रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे, और रानी ने विस्मय होकर पूछा, क्या बात है नाथ, आज यकायक ऐसे वक्त में आपको यहाँ पधारना पड़ा? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई है, क्या कुछ अशुभ? महाराज ने रानी के सामने देखा। 2 क्षण खामोश रहकर उन्होंने कहा, देवी, कुमार से प्रजा नाराज है। कुमार ने ऐसा कौन सा कार्य किया है? प्रजाजन का उत्पीड़न। किस तरह? पुरोहित यज्ञदत्त को तू जानती है, उसका पुत्र अग्निशर्मा है। उसका शरीर उसके पूर्वकृत पाप कर्मों के कारण बड़ा ही कुरूप है। उस अग्निशर्मा को कुमार एवं उसके दोस्त रोजाना सताते हैं, परेशान करते हैं। आपको यह सब किसने कहा? महाजन के अग्रणियों ने। महाजन को कुमार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आना पड़ा? हाँ, प्रजा में इस बात को लेकर काफी असंतोष और विक्षोभ है। महाजन का कर्तव्य है कि नगर के वातावरण से मुझे खबरदार रखे। हाँ देव, एक दिन कुमार मुझे बता रहा था, एक ब्राह्मण पुत्र है, बड़ा ही बदसूरत है, तिकोना मस्तक, गोल गोल भूरी आंख, चप्पट नाक, छेद जैसे कान, लंबे लंबे दांत, टेढ़े मेढ़े छोटे हाथ, छोटा चप्पट सीना, लंबा टेढ़ा पेट, चौड़े चौड़े छोटे से पैर,
पीले एवं छितराए छितराए बाल, ऐसा कुछ वह बता रहा था उस ब्राह्मण पुत्र के बारे में। और कहता था कि माँ, हम रोजाना उसके साथ खेलते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। ऐसे लड़के के साथ खेलने में बच्चों को मजा आए, इसमें शिकायत करने की बात मेरी समझ में तो नहीं आती। देवी, खेलना एक बात है, जबकि खिलौना मानकर उसे इधर उधर ढकेलना वो अलग बात है। गुणसेन और उसके मित्र उस ब्राह्मण पुत्र को पीड़ा दे रहे हैं, उसका मखौल उड़ाते हैं, उसे कुएं में उतारकर डुबकियां खिलाते हैं, उसके माता पिता को डरा धमकाकर जोर जुल्म करके उठा जाते हैं। देवी, यह सब कुमार को शोभा नहीं देता, प्रजा में वह अप्रिय हो गया है। मेरे प्रजावत्सल महाराज, इतने बड़े नगर में ऐसे किसी एकाध लड़के के साथ यदि कुमार ने ऐसा वैसा कुछ बर्ताव कर भी दिया तो उसमें आपको इतना उद्विग्न नहीं होना चाहिए। कुमार ने इस कुरूप बच्चे को मार तो नहीं डाला ना? क्या आदमी को मार डालना वही गुनाह है? सताना, उत्पीड़ित करना गुनाह नहीं है? देवी, तुम कुमार का गलत पक्ष लेकर उसके अकार्य की सफाई पेश कर रही हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पुत्र तुम्हें प्रिय है, वैसे मुझे भी प्यारा है, परंतु उसे झूठा और बहुत ज्यादा प्यार दुलार देने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। संतानों को इस तरह दुलारने से माता पिता स्वयं ही उसे अयोग्य एवं कुपात्र बनाते हैं। महाराज पूर्णचंद्र खड़े हो गए सिंहासन पर से और कमरे में टहलने लगे। एकलौता राजकुमार राजा रानी की आंखों का तारा था। रानी कुमुदिनी कुमार को बहुत ज्यादा लाड प्यार में रखती थी। गलत काम करते हुए कुमार को वह कभी भी रोकती या टोकती नहीं थी। राजा कभी कुमार को डांटते तो रानी कुमार का पक्ष लेकर उसका बीच बचाव करती थी। इसलिए राजा ने सीधे कुमार को कुछ भी कहना बंद कर दिया था। जो भी कहना होता वह रानी को ही कहते थे। फिर भी रानी कुमार के विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रानी पर राजा का यह ताना तो था ही कि तू ही कुमार को बिगाड़ रही है, उसके व्यक्तित्व को छिछला बना रही है, और रानी को यह इल्जाम कांटे की भांति चुभता था। तू कुमार को रोकेगी क्या ब्राह्मण पुत्र को सताने से? मैं उससे पूछूंगी। और वह सताता है, यह तय होने पर उसे सजा करेगी? सजा करने का कार्य मेरा नहीं है। वह कार्य मेरा है ना? ठीक है, मैं शिक्षा करूं, फिर तू नाराज मत होना। आप शिक्षा करोगे और राजकुमार रूठकर भाग गया तो? इकलौते बेटे पर भी तुम्हें दया नहीं आती है? बात करते करते कुमुदिनी रो पड़ी। इस तरह रोने की उसकी आदत थी और इस आदत से महाराजा बखूबी परिचित थे। इसलिए रानी के आंसुओं का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। भागकर कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा मैं वहाँ से उसे पकड़कर मंगवाऊंगा, पर वह भाग जाने की धुड़की देकर स्वच्छंद बनकर प्रजा को दुख दे, वह मैं सहन नहीं करूँगा। तुम्हें उस बदसूरत ब्राह्मण पुत्र की दया आती है और तुम्हारे खुद के बेटे की दया नहीं आती? दया निर्दोष पर आती है, दोषित या अपराधी पर नहीं। ब्राह्मण पुत्र निरपराधी है, इसीलिए उस निर्दोष पर दया आती है। निर्दोष बेगुनाह प्रजा को सताने वाला राजा बनने के लिए लायक नहीं है। दोपहर के भोजन का समय हो गया था। कुमार गुणसेन महाराज के साथ भोजन करना पसंद नहीं करता था। महाराज भोजन कर ले, बाद में ही वह भोजन करने के लिए आता था। पुत्र को खाना खिलाकर रानी खुद भोजन करती थी, परंतु आज अचानक कुमार रनिवास में आ पहुंचा। वहां महाराज को देखकर वह रनिवास के द्वार पर ही ठिठक गया। महाराज ने कुमार को देखा, पिता पुत्र की दृष्टि मिली और महाराज ने कहा, आ कुमार, अच्छा हुआ तू आ गया। चलो भोजन का समय हो गया है, हम आज साथ साथ ही खाना खाएंगे। कुमार मना नहीं कर सका। महाराज ने पूछा नहीं था, सीधी आज्ञा की थी। रानी कुमुदिनी का दिल दहल उठा। जरूर आज बाप बेटे के बीच झगड़ा होने का। पिता पुत्र भोजन के लिए पास पास ही बैठे। कुमुदिनी ने दोनों की थाली में भोजन परोसा। भोजन परोसते परोसते वह बार बार महाराज के सामने देख रही थी, परंतु महाराज की निगाहें तो खाने की थाली पर स्थिर थी।
वे सोच रहे थे कि खाने से पहले बात नहीं करनी है, भोजन के बाद बात करूंगा, क्योंकि खाली पेट डांट को पचा नहीं पाता और भरा हुआ पेट ही सच्ची बात को पचा सकता है। पिता पुत्र ने मौन रहकर भोजन किया। कुमार ने हाथ धोए कि महाराज ने कहा, कुमार, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। कुमार खामोश रहा, इसलिए महाराज ने उसके सामने देखा। कुमार ने रानी के सामने देखा। कुमार, तू और तेरे मित्र उस ब्राह्मण पुत्र अग्निशर्मा को पीड़ा देते हो, परेशान करते हो, यह सही बात है? पिताजी, हम उसके साथ खेलते हैं, हमें मजा आता है। खेलने में तो हंसना भी होता है, कभी रोना भी आता है। बेटा, ऐसे खेल नहीं करने चाहिए जिसमें औरों को सताया जाता हो। तुम उस अग्निशर्मा को उत्पीड़ित करते हो, उसे संत्रास देते हो। चूंकि वह सब करने में हमें मजा आता है। जवानी की दहलीज पर पैर रखने वाला वह गुणसेन पिता की मर्यादा का उल्लंघन करके बोल बैठा और आसन पर से खड़ा हो गया। औरों को संत्रास देने में तुझे मजा आता है? मैं कहूँगा, तुझे पीड़ा देने में मुझे आनंद आता है, तो तू मान लेगा मेरी बात? कुमार खड़ा हुआ। कुछ देर मौन रहकर उसने रानी से पूछा, माँ, यह सब बात पिताजी तक लाया कौन? गांव का महाजन। मैं उन महाजन के बच्चों को देख लूंगा। कुमार, अभी तू महाजन की शक्ति से परिचित नहीं है, इसलिए ऐसे कटु और अयोग्य वचन बोल रहा है। महाजन चाहे तो राजा को राज्य सिंहासन पर से नीचे उतार सकता है, राजा को देश निकाल की सजा दे सकता है। ऐसे महाजन का तू क्या कर लेगा? क्या औकात है तेरी? बेटा, महाजन के विरुद्ध एक भी शब्द ज्यादा मत बोलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। सच बात कहने वाले पर गुस्सा करना यह आदमी की कमजोरी है। तू और तेरे मित्र उस बेचारे ब्राह्मण पुत्र पर अत्याचार करते हो, यह सही बात है ना? हम खेलते हैं, उसके साथ खेलने में हमें मजा आता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और मैं कहता हूँ कि यह खेल बंद करना होगा तो। महाराज ने कुमार के सामने उसके नजदीक जाकर कड़क होकर कहा, परंतु गुणसेन तो मौन रहा। उसने अपनी निगाहें जमीन पर स्थिर कर दी। महाराज वहां से अपने शयन खंड की ओर चले गए। माता और पुत्र उन्हें जाते हुए देखते रहे। रानी कुमुदिनी कुमार को अपने कक्ष में ले गई। उसे अपने पास अपने पलंग पर बिठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। कुछ देर खामोशी में घुल गई। आखिर रानी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, बेटा, तेरे पिताजी के सामने तुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। तूने उनको नाराज किया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे पिताजी को मुझ पर प्रेम नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। बिल्कुल सही बात है, वरना लोगों की बातें सुनकर वे मुझे इस तरह डांटते नहीं। लोगों की बातें सुनकर नहीं कहा है, महाजन की बात सुनकर कहा है। और यहाँ महाजन की बात को सुनना ही पड़ता है। महाजन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाजन को संतोष देना ही होता है। तू भी क्या माँ, पिताजी के पक्ष में बैठ गई? नहीं, तू खुद जानता है कि हर बात में तेरा पक्ष लेकर मैं तेरे पिताजी को अप्रिय हो गई हूँ। फिर भी मुझे उनकी परवाह नहीं है। मुझे चिंता है तुम पिता पुत्र के संबंध की। तुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, सामने जवाब नहीं देना चाहिए था, और बात तो मैं खुद ही संभाल लेती। पर मैं उस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ने वाला नहीं। उसके साथ खेलने में, क्रीड़ा करने में मुझे बड़ा मजा आता है। रोजाना हम नई नई तरकीबें लड़ाकर खेलते हैं। अरे माँ, तू खुद भी यदि उस विदूषक को देखेगी तो तू भी पेट पकड़कर हंसती ही रहेगी। तुम खेला करना, मैं तेरे पिताजी को समझा दूंगी, मना लूंगी, पर तुझे उनके सामने नहीं बोलने का, उनकी मर्यादा को भंग करने की ही नहीं। परंतु तू पिताजी को समझाएगी, उस महाजन को कौन समझाएगा? वह हमारे खेल में झमेला पैदा करेगा तो रोजाना पिताजी के पास आकर शिकायत करते रहेंगे तो। इसीलिए तो कहती हूँ, कुछ दिन के लिए उस ब्राह्मण पुत्र का नाम ही लेना छोड़ दो, उसके साथ खेल बंद कर दो। उससे महाजन को भरोसा हो जाएगा, फिर तुम तुम्हारे खेल खेलते रहना। पुत्र को खुश रखने के लिए माता खुद पुत्र को कार्य में सहमति देती है।
पुत्र को गलत रास्ते पर जाने में सहायता देती है। महाजन की घुड़की से डरकर मैं मेरा खेल रोकने वाला नहीं। पिताजी को जो भी करना हो सो कर ले। मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो देश छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु उस अग्नि शर्मा को साथ लेकर ही जाऊंगा। उसके बगैर मुझे चैन नहीं मिलने का। वह रोता है तो मुझे मजा आता है, वह चीखता है तो मेरा तन नाच उठता है, वह जमीन पर लौटता है, गिड़गिड़ाता है तो मुझे आनंद मिलता है। उसे सताने में, पीड़ा देने में मुझे खुशी मिलती है और मैं वह करूँगा ही, फिर जो चाहे हो जाए। वह खड़ा हुआ और कमरे के बाहर निकल गया। वह सीधा पहुंचा कृष्णकांत की हवेली पर। कृष्णकांत भोजन करके खड़ा हुआ ही था और कुमार ने उसका हाथ पकड़ा और उसके कान में कहा, इसी वक्त अभी शत्रुघ्न और जहरीमल को बुला ला, हमें जरूरी बात करनी है। कुमार कृष्णकांत के भीतरी कमरे में जाकर बैठा। कृष्णकांत दोनों दोस्तों को बुलाने के लिए गया। कुमार के मन में पिता के प्रति एवं महाजन के लिए गुस्से का लावा उफन रहा था। मोह और अज्ञान से घिरा हुआ आदमी और कर भी क्या सकता है। कृष्णकांत शत्रुघ्न और जहरीमल को साथ लेकर आ पहुंचा। गुणसेन तीनों मित्रों से गले मिला। चारों मित्र वर्तुल में बैठे और गुणसेन ने कहा, दोस्तों, बात अब महाराज तक पहुंच गई है। महाराज ने आज मुझे जिंदगी में पहली बार डांट पिलाई है और अग्नि शर्मा के साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं करने की कड़क आज्ञा दी है। महाराज से कहा किसने? महाजन ने। नगर में सर्वत्र अपनी ही चर्चा हो रही है। मुझे भी मेरे पिताजी ने इस बारे में पूछा था। तूने क्या जवाब दिया? मैंने भी कहा, बात सही है, परंतु हम तो राजकुमार जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तुम तीनों मेरे परम विश्वस्त मित्र हो। अब हमें करना क्या है, यहाँ बात करें। हमें हमारा खेल चालू रखना है। पर महाराज। महाराज को मेरी माता संभाल लेगी। माता अपनी तरफ है, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं है। पर महाजन ने रोड़ा अटकाया तो? नगर के ब्राह्मण भी बिफर चुके हैं। महाजन और ब्राह्मणों की जमात को उस अग्नि शर्मा के लिए काफी प्यार उभर आया है, पर तुम चिंता मत करो, उन लोगों को तो मैं देख लूंगा। गुस्से से गुणसेन का चेहरा रक्तीम हो उठा था। तीनों मित्र मौन हो गए थे और तभी कुमार बोला, मैंने तो उस पुरोहित पुत्र के साथ खेल करने की कई नई नई तरकीबें सोच रखी है, और इस तरह हमें खेलने की भी स्वतंत्रता न हो तब फिर इस राज्य में क्यों रहना चाहिए। तीनों मित्र कुछ बोल नहीं रहे थे। जमीन पर नजरें गड़ाए वे बैठे रहे। कुमार ने कहा, कल शिकारी कुत्ते के साथ अग्नि शर्मा को भिड़ाना है। अग्नि शर्मा को कटारी देने की और शिकारी कुत्ते को उसकी ओर खुला छोड़ देने का। वह युद्ध में मजा आएगा। शिकारी कुत्ता ब्राह्मण पुत्र को बुरी तरह घायल कर डालेगा, उसके शरीर को क्षत विक्षत कर डालेगा। इससे तो ब्राह्मण लोगों का गुस्सा और खोल उठेगा, महाजन भी झुंझला उठेगा। इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। परिणाम चाहे जो आए, देखा जाएगा, परंतु यह खेल तो हमें कल हर हाल में ही करना है। मैंने सुना है कि अग्नि शर्मा को अब महाजन की सुरक्षा में रखा जाएगा। या तो पुरोहित के घर के इर्द गिर्द 500 ब्राह्मण जवान रात दिन चौकन्ने होकर बैठे रहेंगे। फिर ऐसे में अग्नि को उठा लाने का कार्य तेरे से नहीं होगा, यही कहना है ना तेरा? ठीक है, इसकी फिक्र मत करो, मैं खुद लेने जाऊंगा उसे। किसी भी तरह से उसे उठा लाऊंगा। तुम तो बस गधे को सजाकर तैयार रखना। 500 ब्राह्मण जवानों के समक्ष तू अकेला क्या कर सकेगा? किसी भी कीमत पर वे लोग तुझे अग्नि शर्मा के पास नहीं जाने देंगे। क्या तू हाथापाई करेगा? उन 500 से तू अकेला निपट लेगा? तब फिर क्या करेंगे? कुछ दिन यूं ही बीतने दे। इसका मतलब महाजन की जीत और अपनी हार? नहीं, यह समय सूचकता होगी। लंबी छलांग भरने के लिए पीछे दौड़ लगानी पड़ती है। वैसे मुझे फालतू की दलीलें पसंद नहीं है। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। यदि मुझे कुछ रास्ता सूझता होता तो मैं तुम तीनों को यहाँ एकत्र क्यों करता? मुझे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कुमार ने तीनों मित्रों के सामने देखा और वह खड़ा होकर कमरे में टहलने लगा।
महाजन महाराज से मिलने के बाद महामंत्री और सेनापति से भी मिले थे। कृष्णकांत के पिता से मिलकर भी उन्हें सारी बात कही थी। इसलिए उन लोगों ने अपने अपने पुत्रों को समझाया था एवं कुमार को ऐसे दुष्कार्य में साथ नहीं देने की कड़क सूचना भी दी थी। कुमार ने तीनों मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं ढूंढता हूँ कुछ उपाय मिल जाए। यदि कुछ सूझा तो तुम्हें बुला लूंगा। फिलहाल तो इस बात को यहीं पर समाप्त करें। गुणसेन कृष्णकांत के घर से निकलकर राजमहल में आया। उसे लगने लगा था कि मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसका मन गुस्सा, हताशा और असहायता की भावना से उद्विग्न हो उठा था। वह सीधा अपने शयन खंड में पहुंचा, कपड़े बदलकर पलंग में ढेर हो गया। और इस तरफ नगर श्रेष्ठी की हवेली में महाजन एकत्र हुआ था। सभी के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। सभी चुप्पी साधे हुए थे और कुछ देर में 5 ब्राह्मण अग्रणियों के साथ पुरोहित यज्ञदत्त ने हवेली के मंत्रणा खंड में प्रवेश किया। नगर सेठ ने स्वागत करते हुए यज्ञदत्त को अपने समीप बिठाया और कहा, पुरोहित जी, अब तुम निश्चिंत रहना। तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा का पूरा प्रबंध हमने कर लिया है। अब शायद राजकुमार सताने की हिम्मत तो नहीं करेगा। हम महाराज से रूबरू मिलकर ही आ रहे हैं। महाराज को राजकुमार की ऐसी घिनौनी हरकतों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। उन्होंने हमारी बात शांति से सुनी एवं हमें पूरी तरह आश्वासन देकर भेजा है। नगर श्रेष्ठी, शायद कुमार मान जाएंगे, पर उसके दोस्त तो शैतान के अवतार से है। वे लोग। पुरोहित जी, हमने उन मित्रों के पिता से भी भेंट की है एवं उन्हें भी सावधान कर दिया है। वे मित्र राजकुमार को सहयोग नहीं देंगे। तब तो आप सबका महान उपकार। हम भी पुरोहित परिवार की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। जवानों को सावधान कर दिया है। पुरोहित के घर के आगे 100 शस्त्र सज्ज युवान चौकन्ने होकर बैठे रहेंगे। कुमार खुद आए या उसके दोस्त आए, किसी को पुरोहित के घर में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाएगा। यदि मौका आया तो लड़ने की भी तैयारी है। तुमने भी अच्छा सतर्कता पूर्वक व्यवस्था जमाई है। हालांकि कुमार या उसके मित्र अब आएंगे ही नहीं। आप सबने मेरे परिवार के प्रति अत्यंत सहानुभूति जताई है। पीड़ा व संत्रास से हमें मुक्त करने की कोशिश की है। मैं आप सबका उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। पुरोहित जी, देखा जाए तो यह प्रसंग तुम्हारा है, परंतु परोक्ष रूप से यह प्रश्न समग्र प्रजा का है। आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी भी आ सकती है। राजा प्रजा को सुख देता है, दुख नहीं। राजा प्रजा की सुरक्षा करता है, प्रजा का उत्पीड़न नहीं कर सकता। इसलिए राजा पर भी अनुशासन जरूरी है। हालांकि महाराज पूर्णचंद्र प्रजा वत्सल राजा है। कुमार कौतूहल प्रिय होने से एवं ऐरे गेरे गलत दोस्तों की संगति में रहकर गलत रास्ते पर चढ़ गए हैं। महाराज उन्हें अनुशासित करके सही रास्ते पर ले आएंगे। वैसे तो कभी व्यक्ति का तीव्र पापोदय होता है, तब अच्छा आदमी भी गलती कर बैठता है, औरों पर अन्याय करता है। आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, अपने पुत्र को धर्म का उपदेश देकर सांत्वना देते ही होंगे। नगर श्रेष्ठी, जब वेदना की तीव्रता से मनुष्य कराहता हो, कुलबुलाता हो, उस समय उसे धर्म का उपदेश शांति नहीं दे पाता। उस समय उसकी वेदना को दूर करना या कम करना यही एक शांति देने का सही रास्ता होता है। और आप महाजन ने सचमुच मेरे पुत्र की घोर असहनीय पीड़ा और व्यथा को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाया है। हमारे ऊपर यह आपका महान ऋण है। फिर भी निश्चिंत ना होकर जागरूक रहना। जवानी का उन्माद कभी अनुशासन की जंजीरों को काट डालता है, मर्यादा की रेखाओं को मिटा देता है। राजकुमार और उसके मित्र कभी भी हमला करके तुम्हारे बेटे को उठा ले जा सकते हैं। नगर श्रेष्ठी ने सभी का उचित आदर सत्कार करके प्रेम से सबको विदाई दी।